नमस्कार, मैं इंतजारुल हक। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख की अगर आप बात करते हैं या फिर केंद्र सरकार के अग्निवीर योजना की बात करते हैं तो आपके मन में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल खड़े भी हो तो क्यों नहीं हो। सियाचिन इकलौता विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान माना जाता है जो अघोषित है, वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से पूरे देश में माहौल बनाया गया, आंदोलन हुआ, धरना प्रदर्शन हुए, ट्रेनें फूंकी गई, ये तमाम घटनाएं आपसे छुपी नहीं हैं। लेह लद्दाख की बात हमने क्यों की ये आगे बताएंगे, लेकिन हमारे बीच वहाँ अपनी सेवाएं देने वाले कर्नल AKS राणा साहब मौजूद हैं। आइए पहले हम उनसे बात करते हैं अग्निपथ योजना की। क्या अग्निपथ योजना है, क्या होनी चाहिए, सरकार किस तरह की रूपरेखा बनाई है और क्यों आंदोलन कर रहे हैं छात्र, आंदोलन के पीछे क्या कारण है, इन तमाम मुद्दों पर हम सर से, कर्नल साहब से बात करेंगे। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहले अग्निपथ योजना के बारे में बताया जाए सर, जो देश में आंदोलन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, क्यों हुआ? देखिए मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अग्निपथ योजना जिसमें अग्निवीरों का चयन होना है, भर्ती होना है, उसको लेकर के एक भ्रामक प्रचार प्रसार जो किया गया, उसका नतीजा था कि हमारे युवक वर्ग भ्रमित होकर के अनुशासनहीनता के लाइन को पार करते हुए नज़र आए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो बहुत सारे वीडियो और क्लिपिंग्स आए, उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो या तो इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं थे, भर्ती के लायक ही नहीं थे, या उसके एज के ऊपर हो चुके थे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए मेरा तो सभी नवयुवकों से यही प्रार्थना रहेगा, उनको मैं एडवाइज़ करूँगा कि वो इनसे भ्रामक प्रचार प्रसारों से बचें। सर उनका ये कहना है, सीधा आरोप है छात्रों का, ये जो कैंडिडेट हैं कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, 4 साल की ही नौकरी, हम 4 साल के बाद क्या करेंगे। देखिए ये सवाल उठना वाजिब है और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे जगह हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर इसको क्लैरिफाई किया जा सकता है और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो मेरा कहना यहाँ पर यह है कि उनको, जो बच्चे हैं आज के, ये अब सिर्फ मेल के लिए नहीं है, मेल और फीमेल दोनों, अगर आपने देखा होगा तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही अग्निवीर की भर्ती जो है वो खोल दी गई है। तो अब जो है बच्चे और बच्चियां दोनों, जिनकी उम्र 17 साल से लेकर के 21 साल तक है, और अभी के परिवेश में 2 साल बढ़ाया गया है जो कि 23 साल की गई है, तो ये आपको एक इतना सुनहरा मौका है जहाँ पर आप जा कर के आप अपने कल्पनाओं को न केवल सर्विस में भारत माता को सेवा देते हुए साकार कर सकते हैं, बल्कि वहाँ से निकलने के पश्चात भी आप अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। सर कैसे थोड़ा डिफाइन किया, कैसे सेवा देंगे, क्या क्या है 4 साल में, कैसे कैसे? हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक 4 साल की सेवा का संबंध है, ये एक बहुत ही सुनहरा मौका और खुशखबरी है, न केवल बच्चों के लिए बल्कि उन परिवारों के लिए, माता पिताओं के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, जो कि आज की तारीख में भी लगभग 70 से 80% के बीच हैं, और ज़्यादातर वहीं से लोग फौज में जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर एक 17 साल का युवक सेना में जाता है अग्निवीर बन करके, अग्निपथ योजना के तहत, तो वो वहाँ से तकरीबन
अगर सही तरीके से मैनेजमेंट करता है अपने फंड का, अपने पैसे का, अपने तनख्वाह का जो उसको आधा मिलेगा, सरकार तो देगी ही निकलते समय, जो 12 लाख का जो उन्होंने कहा है, जो उसकी कटिंग है, उसके साथ इंटरेस्ट मिला करके जो पैसे देंगे, जो उसको मिल रहा है वहाँ खाना फ्री है, राशन फ्री है, कपड़ा फ्री है, रहना फ्री है, आपके 2 बार आना जाना, 1 बार आने जाने के लिए फ्री है, प्लस 6 आपको कंसेशन वाउचर्स मिलते हैं जो 50% फ्री है ना। उसके अलावा मेडिकल फ्री है आपका, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर जा कर के आपको एक मौका मिलेगा कि आप, जो मैंने जैसा कहा कि सपनों को साकार करें, तो अगर आप 12वीं पास है तो वहाँ से आप जा कर के अपनी ग्रेजुएशन को भी पूरी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पूरी करके 4 साल बाद अगर आप बाहर निकलते हैं तो 20 से 22 लाख रुपए अगर आपने अपने जो आपको तनख्वाह मिल रही थी उसको SIP में डाल करके एसेट मैनेजमेंट ठीक से करते हैं तो हो सकता है ये 25 से ऊपर चला जाए। लेकिन मैं एक स्तर मान के चलता हूँ कि 20 से 22 लाख के बीच में आपके पास पैसा होगा, और जब आप वापस आते हैं तो 20 से 22 लाख रुपए आपके बैकअप में हैं, और वहाँ पर आपको एक सुनहरा मौका मिलता है कि आप जा कर के 12वीं पास हैं तो आप हमारे HRDC, फौज के HRDC के थ्रू, एयरफोर्स और आर्मी के थ्रू, आप वहाँ पर जो ग्रेजुएशन आपने नहीं की है या कर रहे थे या करना था, उस ग्रेजुएशन को परसू कीजिए आप करस्पॉन्डेंस के थ्रू, वहाँ से परमिशन लेकर के। सर ये कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है कि पढ़ाई छूटने के बाद फिर दोबारा मतलब 4 साल पढ़ाई गैप हो जाए तो उसके बाद पढ़ाई में नहीं हो पाती है। ऐसा अक्सर लोग कहते हैं, कह भी रहे हैं कि 4 साल हम पढ़ लिए हैं, उसका नौकरी करेंगे, फिर 4 साल के बाद पढ़ाई कैसे करेंगे? क्या पढ़ाई संभव है? अब बिल्कुल संभव है। देखिए मैं अब ये कुछ सोशल मीडिया आजकल बहुत तेज़ और तत्पर है। बहुत सारे ऐसे वीडियो हम लोगों के पास आते हैं जिसमें जवान, जो बच्चा रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग कर रहा है और उसको कभी छुट्टी नहीं, वहाँ या तो ट्रेनिंग में है या ड्यूटी पे है, उसके बावजूद वो जहाँ ड्यूटी दे रहा है या जहाँ उसको समय मिलता है वो लैंप पोस्ट के नीचे रेंज में ड्यूटी दे रहा है या लाइन में ड्यूटी दे रहा है, तो लाइट पोस्ट के नीचे खड़ा होकर के ड्यूटी देते हुए भी पढ़ाई कर रहा है। तो जो सक्षम को क्या कहते हैं, सक्षम के लिए हर दरवाजे खुले हैं और अक्षम के लिए हर बहाने कम पड़ेंगे। मैं इसके लिए अपना एक उदाहरण आपको देता हूँ। ठीक है, आप कहेंगे आप ऑफिसर हैं, ऑफिसर कोई अलग से तो नहीं बन करके आता ना, उसी परिवार, उसी परिवेश, उसी समाज से निकल करके आता है। तो मैं 2013 से 2015 में 2 साल की छुट्टी लेकर के मैं वहाँ पर अगर MSc कर सकता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर सकता अपने सर्विस में रहते हुए 4 साल के? और वहाँ पर आपको पूरा माहौल दिया जाता है, आपका अपना HRDC से लेकर के आप परमिशन लेकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक BA एक ऐसा सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन एक ऐसा सब्जेक्ट है BA का स्पेशली मैं कहूँगा कि उसमें अगर आप डेली का नहीं, हफ्ते में अगर 8 घंटे भी पढ़ाई करें तो साल भर में आप आराम से साल भर का कोर्स क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते आपके में वो लगन हो। तो आप अपना समय निकाल करके अगर वहाँ पर चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर तरीके हैं, आपके रिसोर्सेज हैं। हमारा जो HRDC है उसके थ्रू आपको इंदिरा गांधी इग्नू के थ्रू जो है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू भी कराया जाता है ग्रेजुएशन। आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आपका एक ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में यूनिट में जा करके अपना एप्लीकेशन दे करके आप ग्रेजुएशन के लिए, तो उसमें जब आपके एग्ज़ाम वगैरह होंगे आपको छुट्टी मिलेगी, जो वो छुट्टियाँ हैं जो छुट्टी के अलावा हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो मेरी चिंता ये है कि बच्चे ये ना हो कि वहाँ जा कर के पैसा देख करके एकदम से रिलैक्स हो जाएं। उनका मकसद ये होना चाहिए कि अग्निवीर जो है वो एक्चुअल तप करके अग्निवीर बन के निकले वहाँ से। एक बड़ा तबका, एक बड़ी सियासी पार्टियां ये सवाल कर रही है, सवाल उठा रही है कि वर्तमान सरकार सेना का जो अस्तित्व है, जो डिफेंस है, उसको खतरे में डाल रही है इस तरह की बहाली करके। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं उस विचार से सहमत नहीं हूँ, और ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले का चल रहा है। मैं ज़्यादा इसके निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाऊँगा। मैं जब सर्विस में था उसके बहुत पहले से ही ये बहुत स्टडीज़ होती हैं, इसके कमीशंस बैठते हैं। कमीशन जो ऐसे आप लोग सिविल में कहते हैं कमीशन, वैसे हमारे क्या कहते हैं उसको, बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठते हैं, स्टडी टीमें बैठती हैं, करती हैं। वो अपना पूरे मुल्कों का बहुत सारा अध्ययन करने के बाद, गहन अध्ययन करने के बाद, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखने के बाद क्या फ़ायदा होगा क्या घाटा होगा, सघन साइंटिफिक वे से इसका रिसर्च करने के बाद ही ये इस पे किसी चीज़ को इसको अमल किया जाता है। तो और जब अमल किया जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह सकती हैं।
ये एक कंटिन्यूड प्रोसेस है। जब तक अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि क्या कमी है। तो अभी ये इम्प्लीमेंट हुआ है, इम्प्लीमेंट होने दीजिए, अपने आप जो खामियां हैं उभर करके आएंगे। उसको सरकार जहाँ तक मुझे मालूम है अवश्य इसका संज्ञान लेगी और जो भी उसमें कमियां होंगी उसको दूर किया जाएगा। क्या संदेश है युवाओं के लिए सर, खासकर अग्निवीरों के लिए? अग्निवीरों के लिए मेरा संदेश ये है कि देखिए, आपके पास एक बहुत ही, जब आज के तारीख में मैंने ये देखा है जो यहाँ का परिवेश है और ख़ास करके ग्रामीण परिवेश है, तो बच्चे 21 से लेकर के 24-25 साल में तो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, और ग्रेजुएशन करने के बाद में 25 साल से लेकर के ग्रेजुएट होकर के निकलते हैं, तो 25 साल से लेकर के वो यूपीएससी से होते हुए, बीपीएससी से होते हुए नीचे जो है एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहते हैं। तो वो एज लिमिट तो अभी भी आपके पास है। जब आप वहाँ से 21 से लेकर के 24 साल तक पास आउट होकर के वहाँ से अगर मान लीजिए आप 25% में नहीं भी सेलेक्ट होते हैं और 25% में ना सेलेक्ट होते हैं, तो आपके पास एक बैकअप है। आपके पास 20 से 22 लाख 25 लाख तक का बैकअप है जो आप लेकर के आते हैं। तो उम्र तो आपके पास है। आप ये मान के चलिए कि आपको भारत सरकार ने एक एडवेंचर कोर्स जो आप पे करके जाते, उसकी जगह पर एक एडवेंचरस ट्रेनिंग और भारत माता की सेवा का मौका पे करके आपको दे रही है, जहाँ पर आप जा करके एक लमसम अमाउंट के साथ में या तो आप 25% में सेलेक्ट हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो 20 से 22 लाख रुपए लेकर के जब आप वापस निकलेंगे तो सक्षम होंगे कि आप कहीं पर भी खड़े होकर के अपना कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, आप कहीं पर भी खड़े होकर के नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तमगा अग्निवीर का जो आपके साथ लगेगा, जैसा कि भारत सरकार ने कहा है 15% तो आपको रिजर्वेशन वैसे ही मिल गया। जितने भी होम डिपार्टमेंट के और पुलिस सर्विसेज स्टेट की हैं और सरकारें बोल रही हैं कि नौकरी है, सरकारी नौकरी में भी, तो एक तो आपको कंफर्म हो गया कि 15% होम डिपार्टमेंट की नौकरी में आपको मिलना ही मिलना है। जैसे चर्चाएं हो रही है, एक बड़ा आरोप ये भी लग रहा है कि सैनिकों की प्रतिष्ठा के साथ भी एक खिलवाड़ है। 4 साल करके सरकार ने सैनिकों की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया, सैनिकों की गरिमा को ख़त्म करने की साजिश है। नहीं, मैं इससे ये नहीं समझता कि सैनिकों की गरिमा ख़त्म होगी, बल्कि एक एक्सक्लूसिव था ये। हर घर से और घर घर से जो है वो सैनिक नहीं थे। गांव में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो माहौल है, कोई गांव में बहुत ज़्यादा लोग हैं, एक आध गांव ऐसे होंगे, कुछ गांव हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लोग सैनिक मिल जाएंगे, आपको एक सर्विसमैन मिल जाएंगे, लेकिन अधिकतर गांव में आपको 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम 10 लोग होंगे, ऐसे परिवार होंगे। जहाँ 500 परिवार का घर है तो वहाँ पर 10 लोग सेना में हैं, तकरीबन ऐसे ही है। तो अभी एक आपको मौका मिला है कि हर घर अग्निवीर से एक अग्निवीर बन करके सेना से निकलेगा, जो सेना के सिखाए हुए मापदंडों के तहत डिसिप्लिन होकर के समाज में आएगा। जो समाज में अग्निवीर बन करके जब आएगा और हर दूसरे घर में एक अग्निवीर होगा, तो जो ये आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार से लेकर के बाकी जितनी भी विषमताएं हैं, जो गड़बड़ियां हैं, चाहे वो घूसखोरी का हो, चाहे वो नेपोटिज्म का हो, भाई भतीजेबाज का हो, काम ना होना हो, वो ये लोग जब आएंगे तो हक से ये इनमें एक तो डिसिप्लिन होगा, सबसे पहले कॉन्फिडेंस होगा, दूसरा डिसिप्लिन होगा। ये ना घूस लेंगे ना देंगे वाले हिसाब पर चलेंगे, तो उससे आपके समाज का परिवेश, सामाजिक परिवेश भी सुधरेगा। आपका जो प्रशासनिक नीचे का महकमा है, जो सिविल महकमा है, उसको भी जब लोग ज़्यादा नहीं देने वाले और खड़े होने वाले और आवाज़ बुलंद करने वाले खड़े होंगे, तब उनको भी काम करना ही पड़ेगा। सर, यहाँ भी चर्चा है कि आप यहाँ के बच्चों को प्रेरित करने वाले हैं, अग्नि जो स्टूडेंट्स हैं जो आंदोलन न करें या भटके नहीं, कि इसके लिए आपकी कोई कार्य योजना भी है सर? हाँ, मैंने अप्रोच किया यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से लेकर के अपने जितने यहाँ कॉलेजेस हैं, मेन कॉलेजेस हैं, चारों प्लस जिला स्कूल के प्रिंसिपल महोदय को लिखा है इस विषय में कि अगर कोई भी वो इसके अग्निपथ और अग्निवीर के बारे में कार्यक्रम चलाना चाहें, जिसमें मैं उपस्थित होकर के उनके कार्यक्रम में बच्चों की जो धारणाएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, जो उनको मन में शंकाएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश करूंगा, ताकि उनको एक क्लियर कट आइडिया मिले कि ये एक सुनहरा मौका जो उनको दिया गया है, आया है, उसमें ना केवल वो अग्निवीर बन करके निकले, बल्कि अग्निवीर समाज को एक ऐसा मापदंड खड़ा करके दे
कि समाज में सुधार हो, और साथ ही साथ 21 से 24 साल के बच्चे जब हमारे बाहर आएँ तो सिर्फ वो फौज में, पुलिस में और बाकी जगह ही भर्ती होने का ना सोचें, और माँ बाप पे बोझ ना बन करके वो क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर्स यानी कि फौज में ही वापस सेना में ऑफिसर बन करके जाएं, अपना ग्रेजुएशन पूरा करके फौज में रहते हुए या फौज से बाहर आने के बाद, जो कि उनके फेवर में होगा उम्र जो है, और या फिर सिविल सर्विसेज में और बीपीएससी वगैरह में। सर, कर्नल के रूप में आपने कई जगहों पर अपनी महत्वाकांक्षी सेवाएं दी हैं, खासकर कारगिल की बात करें या फिर लद्दाख की बात करें, क्या अनुभव रहा है सर? देखिए, इसीलिए इसको मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि देशभक्ति की भावना को जन जन में और हर गण में समाहित करने के लिए ये अग्निवीर आई है। ये अग्निवीर वो सेवा है जहाँ पर आप भारत माता की सेवा करने के बाद जब आप वहाँ सेवा प्रदान करते हैं तो आपके अंदर में जो ड्रेस, डिसिप्लिन और टाइम, 3 चीज़ें जो फोरमोस्ट हैं, सही ड्रेस में, सही डिसिप्लिन के साथ, सही जगह पर, सही समय पर पहुंचना, ये 3 चीज़ें जब आपके अंदर वहाँ इंग्रिल हो जाती हैं, तब आप जब वहाँ डिप्लॉय होते हैं और देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप बाकी सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। सर्वधर्म संभाव और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और सब मेरे अपने ही हैं, इस चीज़ पर आप जो है केंद्रित हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो सैनिक, जो सिपाही, जो आपका मातहत, जो आपका सीनियर आपके साथ है, वही सब कुछ है। आपको अगर वहाँ गोली लगती है, आप अगर क्रेवास में गिर जाते हैं, आप अगर किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं, तो कंधे पर उठा करके लेके जाने वाले ना आपके भाई भतीजे होंगे, ना आपके माँ बाप होंगे, ना आपके पत्नी और बच्चे होंगे, वही लोग होंगे। तो वहाँ पर एक देश, एक नागरिक और एक संविधान की जो पराकाष्ठा है वो आपको वहाँ देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।